अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज पेशावर में PDM का जलसा था। मरियम नवाज साहिबा को ये जलसा छोड़कर जाना पड़ा। उसकी वजह ये कि आज की एक बड़ी अहम खबर ये आई, जो कि अफसोसनाक भी है, कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जो वालदा माजदा वो आज इंतकाल कर गई। लंदन में वो मौजूद थी मियाँ साहब के साथ ही, और अब उनकी तदफीन लाहौर में की जाएगी, जिसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस खबर के आने के बाद मरियम भी चली गई, लेकिन बहरहाल APDM का जलसा जारी रहा। तकारीर हुई, मौलाना साहब ने भी खिताब किया, बिलावल ने भी खिताब किया। ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है वो ये कि कोरोना के बावजूद भी जलसे जारी हैं और हुकूमत पाबंदी लगाने के बावजूद भी इस पाबंदी पर अमल दरामद नहीं करवा पाई है। जलसा भी हुआ और लोग घरों को भी चले गए। उसके बाद आइंदा भी जलसे उसी तरह करने का ऐलान किया है PDM ने। क्या वो जलसे भी इसी तरह से होते चले जाएंगे? कोरोना के केसेस बढ़ते चले जाएंगे? क्या होगा, कैसे होगा, जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अब ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर मियाँ साहब की वापसी के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? क्या तदफीन के लिए वो वालदा के मैयत के हमरा आएंगे या नहीं? काफ़ी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है, उनका आना मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले आज इसी टॉपिक के हवाले से बात होगी जो सियासी उमूर में मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हो रही हैं। इमरान साहब, जब अफसोसनाक खबर है वालदा का इंतकाल हो गया नवाज शरीफ साहब की, आपको लगता है उन्हें आना चाहिए वालदा की मैयत के हमरा, या नहीं आएंगे? क्योंकि ज़ाहिर आएंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहले तो सबसे ये है कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। वो कहते हैं मावां ते सब दियां सांझियां होंदियां ने, तो उनकी माँ और शरीफ ख़ानदान की आपी शमीम, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा को सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि पूरी जो एक फैमिली है, मियाँ शरीफ के जो भाई थे और उनका पूरा एक कुंबा था, उसमें एक ख़ास हैसियत हासिल थी और इनको इसलिए आपी शमीम के नाम से पुकारा जाता था। और इनकी बात जो थी पूरे ख़ानदान में उसको बड़ा वज़न दिया जाता था और बड़ी फहम फरासत की मालिक थी ये। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है शरीफ फैमिली के लिए। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तो मियाँ साहब आएंगे? मियाँ साहब जो हैं वो नहीं आएंगे। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि मियाँ साहब को पता है कि जनाब अगर मैं आ गया तो गिरफ्तारी कंडे तो पई है मुझे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरा ये है जो बुनियादी एक और बात है कि अभी मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक उनके ज़ाती मुआलिज ने भी उन्हें मना कर दिया कि आपके लिए हवाई सफ़र करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो अब इसमें ज़ाती मुआलिज ने आया स्ट्रेटेजी के तौर पे मना किया है या वाकई उनके लिए ख़तरनाक है, ये चीज़ें तो वो मुआलिज ही बता सकते हैं। लेकिन ये दो बुनियादी वजूहात है मेरे नज़दीक कि वो नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब को भी हुकूमत के लिए पैरोल पर रिहा करेंगे। नून लीग की तरफ से कह रहा है 14 दिन का दरख्वास्त दी जाएगी। आप समझते इतनी लंबी दरख्वास्त? अच्छा, मेरी जिन ज़राए से बात हुई है उनके मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज दोनों के लिए ये दरख्वास्त दी जाएगी। और आज एक जो अच्छी बात हुई है, हुकूमत ने जो अच्छा कदम लिया है जिस पे मैं समझता हूँ तारीफ़ की जानी चाहिए, कि राजा बिशारत ने ये एक आज काम किया है कि मियाँ शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को इकट्ठा रहने की जेल में इजाज़त दे दी है इस वाक़े के बाद। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, पॉजिटिव है। और ये दोनों जो लीडर हैं इनके 14 दिन की दरख्वास्त दी जाएगी। अब ये देखें कि हुकूमत इनको कितने दिन की इजाज़त देती है। हिलाली साहब, आप भी पहले इस बात पे कमेंट करते हैं, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, तदफीन के मौके पे होना चाहिए? अपने वालिद के भी तदफीन के मौके पे वो मौजूद नहीं थे। और दूसरी बात ये कि आपको लगता है फिर ये जाहिर है कि हुकूमत के लिए तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि गिरफ्तारी हो सकती है फौरी? हाँ, मगर ये आपका सवाल बड़ा अजीब सा सवाल है। वो कभी आएगा ही नहीं और आएगा तो गिरफ़्तार हो जाएगा, सबको पता है, उसको पता है। तो आई थिंक इट्स ये कभी हो ही नहीं सकता। तो ये पॉसिबिलिटी कभी था ही नहीं। आता तो जब आना था तो इससे पहले आते, जब भगोड़े नहीं डिक्लेयर किए जाते, आते तो हम लोगों को पता चलता कि आने का उनका इम्कान है। मगर नो क्वेश्चन ऑफ इट, अब नहीं आएगा। इसको खुदाफिसी कर दें नवाज शरीफ को। अच्छा, हिलाली साहब एक और बात जरा आपको ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो लोग नून और शीन की बातें करते थे और ये जो कहा जाता था कि इन दोनों भाइयों में बड़ा इत्तेफाक है और ये कभी भी लग नहीं होंगे, इस बॉन्डिंग की एक वजह आपी शमीम भी थी।
दोनों भाई अपनी वालदा का बहुत एहतराम करते थे, उनका भी एक अखलाकी इन पे दबाव भी मौजूद था दोनों को इकट्ठा रखने में भी। तो ये इस खानदान के लिए इस लिहाज से भी जो है ना काफी एक है कि अब देखें आगे मुस्तकबिल में क्या असर होता है। अच्छा, लेकिन अब जरा जलसे पे आ जाते हैं लाली साहब। आज देखिए मैं एक चीज जल्दी से मैं अगर एक चीज मैं कह सकूं इसके इनके बारे में, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लेडीज़ हैं, मरियम के अलावा, मरियम को मैं गिनता नहीं हूँ, मगर ये जो उनकी कुलसूम बीबी जो थी और इनकी वालदा, कुलसूम बीबी ने जो जज्बा और करेज दिखाया मुशर्रफ के ज़माने में, जिस तरीके से उन्होंने इनका झंडा ऊपर रखा, मेरे ख़्याल में सब लोग उस वक्त दाद दे रहे थे और अभी भी सब लोग दाद दे रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ खुद कह रहा था कि शी डिड मैग्निफिसेंटली ये झंडा शरीफ फैमिली का ऊपर रखे। तो मरियम को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे आप लाली साहब इसमें? मरियम भी तो करेजियस हैं, बहरहाल वो भी बाहर तो निकली हुई हैं। उसमें वो शरीफ का, वो नवाज शरीफ का खून है ना, तो इट्स डिफ़िकल्ट। मगर वो दूसरे जो थे वो बहुत अच्छे थे और और उनके परफॉर्मेंस से हम देख सके कि वो बड़े अच्छे थे। दे वर गुड पीपल, करेजियस पीपल, दोनों जो ये खातून की बात है जी। अच्छा चलिए जलसे पे आ जाए। मेरा एक इतराज़ है। देखिए मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ से लाली साहब को 1001 इख्तलाफ हो सकता है, होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी राय नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए एक सियासी रहनुमा को, बहरहाल वो लीड कर रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को, तो ये कहना उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं है ना, इसलिए उनकी जिद्दोजहद भी उनको अच्छी नहीं लगेगी जब आइडियोलॉजी उनकी नहीं समझ में आ रही। लेकिन बहरहाल आइडियोलॉजी पीडीएम की जो है इस वक्त, क्या वो अवाम में हमें नजर आ रही है कि पेनिट्रेट करना शुरू हो गया या नहीं? ये जरूरी सवाल है। हिलाल साहब आपको क्या लग रहा है, आज के जलसे में लोग कम थे? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि आज का जलसा फ्लॉप शो था। ये आप समझती हैं ये जलसा था? मैं तो कहता हूं एक भीड़ था राशन डिपो के सामने। जब पता चलता है कि चीनी आ गया है, ऐसे लोग जाते हैं और खड़े हो जाते हैं जल्दी, कंप्लीटली फॉर्मलेस, कोई कुछ नहीं था उधर। आप देखें तो सही, आपने एरियल पिक्चर देखा है इस भीड़ का, जलसा नहीं कह सकते हैं इसको, इस गैदरिंग का। तो मेरे ख्याल में वो छोड़ें, ये जो बहुत कम लोग थे और बड़े सेंसिबली कम लोग थे, मेरे ख्याल में लोगों को उनको पता है कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और उनको ये भी पता है कि अच्छा मशवरा उनको मिला होगा हर जगह से कि भाई मत जाओ, ये एक डेथ सेंटेंस, कैन बी अ डेथ सेंटेंस। और देखिए कितना बढ़ गया है कोरोना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मौलाना साहब का तकरीर आपने सुना है, ये तो मैं और भी हैरान हो गया। ये क्या कह रहे थे भाई? ये मुल्क को तो तबाह कह रहे थे, मुल्क तबाह हो जाएगा जो भी है। वो कह रहे थे, आर्मी चीफ को उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने कहा कि अगर तुम आके हम मेरे पीछे नहीं खड़े, हमारे साथ नहीं खड़े होगे, मैं सब चीज़ बता दूंगा जो तुम करते हो। अरे सब लोग कांप रहे, आर्मी चीफ कांप रहा होगा, डर गया होगा कि ये बता देगा कि तुम एक नोटी बॉय थे। ये क्या कर क्या रहा है हमारे मौलाना साहब? ये क्या समझते हैं? ये कैसे डराएंगे लोगों को? क्या बातें बताएंगे इनके बारे में जो लोग सोचेंगे, या वो एम्बैरस हो जाएगा? खुदा ना करे अगर उनका थैला खुल जाए और ये इनके बारे में बात करने लग जाए, फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में इस किस्म की धमकियां एट दैट लेवल मेक्स नो सेंस। और सिर्फ एक चीज बताता है, मौलाना साहब की अपनी फ्रस्ट्रेशन। मैं भी यही कहने वाली थी कि क्या ये उसमें जारहानापन आना इस फ्रस्ट्रेशन को भी शो करता है कि इसका मतलब है कोई बात बन नहीं रही। लेकिन इमरान साहब, आप भी समझते हैं ये एक फ्लॉप जलसा था, और इसकी क्या वजह सिर्फ कोरोना का डर है, या इसलिए भी कि जाहिर है पेशावर में बहरहाल पीटीआई की एक फॉलोइंग है, वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर उनका एक 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, तो गढ़ तो है ना पीटीआई। मैं ना आपसे इत्तेफाक करता हूँ ना हिलाली साहब से, ये बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ये उस धरने की तैयारी है जिसके लिए ये पीडीएम ने सारा मेले ये जलसों के सजाए हैं। अच्छा, देखिए वो म्यूजिक बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो अपनी स्ट्रेटेजी में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। पीडीएम की स्ट्रेटेजी क्या है?
आप ये देखें पीटीएम की ये स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये टेम्पो बढ़ाना है। अब ये देखें इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता माइनस करते जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था जब हिलाली साहब यहाँ बैठ के कहते थे आप भी कि जी देखें बिलावल भुट्टो तो बिल्कुल पीडीएम से निकल गया, वो पीडीएम में जाएगा नहीं, तो हम यहाँ बैठ के यही बात करते थे। तो मैं कहता था कि आप गिलगित के इलेक्शन के बाद देखेंगी कि पीडीएम में भी बिलावल भुट्टो की बॉन्डिंग मजीद मजबूत आज वो ज्यादा एग्रेसिव नजर आए। अब आज देख लें ये अब आगे अगले दिनों में और मजीद इसमें इजाफा देखेंगे। उसकी वजह भी तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। नहीं, आप थोड़ा सोशल मीडिया देखें। नहीं सर मेरी बात सुने, हम अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लेंगे। सोशल मीडिया जो है ना वो जो दिल में आए जो मर्जी कह दो उसके ना तो मेन स्ट्रीम और सोशल में फर्क क्या है? हाँ जी मैं अर्ज करता हूँ सर, उसमें यह फर्क है कि यहाँ अगर आपके या मेरे बारे में कोई लिफाफा साफी कहना चाहे, अगर कोई आप में या मेरे बारे में कोई बात करना चाहे तो उसे पता है कि कल को उसको उसका सजा भी मिल सकती है। वहां तो आपके बारे में, मेरे बारे में या किसी के बारे में भी आप जो मर्जी, वो तो शुतरे बेमहार है, उसकी तो कोई ना रूल्स है ना रेगुलेशंस है। बहरहाल वापस आ जाते हैं अपने असल मौजू की तरफ। मेरा मामला ये है, मैं आपको ये बता दूं कि वो उनकी जो स्ट्रेटेजी है, ये अलग बात है कि मैं उस स्ट्रेटेजी से इत्तेफाक करता हूं या नहीं करता, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अब टाइम वो एग्रेसिव हो रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी है उनकी। देखिए आज के जलसे में अब उन्होंने क्या बातें की हैं। आज के जलसे में उन्होंने देखें फाटा पे बात की, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे बात की, उन्होंने उन इश्यूज पे बात की जिन इश्यूज में वो समझते हैं कि ताकतवर हलके जो हैं, एनएफसी पे बात की, वो समझते हैं कि ताकतवर हलके जो हैं वो इन चीज़ों पे असरअंदाज होते हैं। लिहाजा उनने उन इश्यूज पे बात करते हुए उन हलकों को ये पैगाम दिया है कि जनाब आप हमारे साथ बैठेंगे तो ये मामला सारे तय होंगे। इमरान खान की हुकूमत के साथ ना हम बैठेंगे ना उनके साथ ये मामला तैयार होंगे। आपके नजदीक हिलाल साहब तो कह रहे हैं आज फ्लॉप शो। मैं जितने लोग होने चाहिए थे उतने लोग नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी वजह कोरोना है या बुनियादी वजह कोरोना है? जी हिलाली साहब, चलिए क्या ये इनका स्ट्रैटेजी ब्लैकमेल है? इनका स्ट्रैटेजी ब्लैकमेल है कि फौज के कमांडर को कहना तुम्हारे बारे में मैं लोगों को चीजें बताऊंगा? ये है स्ट्रैटेजी इनका ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ये। साथ साथ ये आप देखें तो सही, देखिए इट्स वेरी क्लियर क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि इन लोग बातचीत से कुछ नहीं होगा, इसलिए ये बात नहीं करना चाहते हैं एक एक से, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इनका माने ऑपोजिशन का सिर्फ एक फायदा ये हो रहा है समीना कि अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती है या नहीं कर सकती है, दोनों में से एक है। अच्छा। इसलिए कोर्ट्स ने कहा था बंद करो ये सब बकवास को, कोरोना है, पैंडेमिक है, लोग मर रहे हैं, डोंट पुट पीपल्स लाइव्स एट रिस्क। हालांकि तुम लोग तो दूर बैठते हो, ये वो मास वास वो एक एक के ऊपर जमा हो रहे हैं, तो इन्होंने बट गवर्नमेंट ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और इस वक्त फवाद चौधरी साहब, मैं आपको बताता हूं हिलाल साहब, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया और मैं आपका ये क्वेश्चन भी उनके सामने रखूंगी। बिल्कुल, क्या वजह है कि गवर्नमेंट अपना इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही है फैसले को? अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे चूंकि तकरीरों की बात हो रही थी तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आज बिलावल ने फिर से बात की है, जनवरी की डेट दी जा रही बार बार हुकूमत के जाने की। जनवरी में क्या हो जाएगा, क्या है ऐसा नज़र आ रहा ऑपोजिशन को? कोई ना कोई डेट तो देनी होती है अपने लोगों को साथ रखने के लिए, हौसला देने के लिए, तो डेट्स जो है वो आगे होती जाती है। इन्होंने जनवरी 2023 तक यही तारीखें देते रहने, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तारीख पे तारीख मिलेगी। ये भी बताइए, अब कोरोना के हवाले से भी बात हो रही थी, लोग आज हमारे दोनों तज्जियाकारों का ख्याल है कि कंपैरेटिवली कम निकले हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ शामिल तो हो रहे हैं लोग जलसों में, आइंदा भी हो सकते हैं। तो क्या कोई सख्ती करने का इरादा है? स्ट्रेटेजी क्या होगी हुकूमत की? अब आराम से तो नहीं वो मान रही पीडीएम। देखिए बात यह है कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, अकल की बात है कि अगर आप आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं तो आप अपनी सियासत के ऊपर ये तो नहीं कर सकते कि लोगों की जिंदगियों से खेलें। इसमें सख्ती की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो खुद ही ख्याल करना। तो जाहिर है लोगों ने जिस तरह आज पेशावर के जलसे में आपने देखा कि खुद ही मुस्तरद किया, लोग गए नहीं और ओवरऑल जिस वक्त
सिचुएशन है वो वैसे भी मूवमेंट जो है वो बैठ रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको भी चाहिए कि मैंने तो कहा था कि अगर जलसे करने हैं तो वर्चुअल जलसे कर लें, कंप्यूटर के ऊपर आप तकलीफ कर लें, वो भी आपकी हर जगह चली जाएगी, जिन्होंने सुनना होगा वो सुन भी लेंगे और उसका जो फायदा ये होगा कि आप कोरोना से भी बचाव मुमकिन होगा। तो उम्मीद है वो मशवरे पे अमल करें। एक चीज और भी है ना चौधरी साहब, अभी हिलाल साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था कि लोग फिर ये भी देख रहे हैं ना कि आखिर हुकूमती रिट कहाँ हैं, अदालत का भी ऑर्डर है और आप लोगों ने भी पाबंदी लगा रखी है, इसके बावजूद आप अपने भी फैसले पर, अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे हैं। तो फिर इसलिए हुकूमत की रिट भी तो चैलेंज होती नजर आ रही है ना कि ये हुकूमत बेबस है, अपना फैसला नहीं मनवा सकती। रिट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सूटी हाथ में पकड़ लेनी है, वो तो जो उसकी लीडरशिप है उसको अदालत के अहकाम भी हैं और एक इखलाकी जिम्मेदारी भी है। हमने तो तरीके लद्दाख का जो हुआ है वो भी आपने देखा है कि हम तो कह रहे हैं कि इसके ये नुकसानात हैं, और बाकी जिसने जाना है उसने खुद जाना है और फिर जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन ताकत का इस्तेमाल जो है जाहिर है कि वो हमारी पॉलिसी, ताकत का इस्तेमाल पॉलिसी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप एक डंडा लेके लोगों की पिटाई शुरू कर दें, लेकिन बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं फोर्स के यूज़ के लिए चौधरी साहब। जैसे माजी में भी हम देखते रहे हैं कि लीडरान को नज़रबंद भी कर दिया जाता है, घर में महदूद कर दिया जाता है। जब लीडर ही नहीं बाहर आएगा तो ज़्यादा जलसा भी नहीं हो पाएगा, लोग भी नहीं आएंगे उसको सुनने के लिए। तो ऐसी तजावीज़ भी तो आप लोग सोच सकते हैं ना। नजरबंद करिए, अच्छी तजवीज़ है, आप इसके ऊपर मजीद डिबेट कराएं और अगर इस पे जंक्शन आता है तो उसको देख लेते हैं। चौधरी साहब साथ ही रहिएगा। मैं चूँकि आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की है, मैं ज़रा उस पर ज़रूर कमेंट लेना चाह रही हूँ। इमरान साहब, एक तो आप इस तजवीज़ से कितना इत्तेफाक करते हैं कि कोरोना के पेश नज़र जो है लोगों को अगर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना, जैसे ये तजवीज़ पे चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ज़रूर करें, लेकिन पहले फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा को करें। उन्होंने आज भी पहले गुजरावाला में जलसा किया है अपना, और उसके बाद वो अभी सियालकोट में किसी रैली से खिताब कर रही हैं। उसके बाद आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को करें जिन्होंने आज PMA के फंक्शन में शिरकत की है, और वहाँ पे इसी तरह से जो वुज़रा कर रहे हैं आपके, उन सबको फिर नज़रबंद करें। तो मुझे लगता है अपोजिशन वाले शायद कम नज़रबंद होंगे, हुकूमती ओहदेदार ज्यादा नज़रबंद हो जाएंगे। हिलाली साहब, एक चीज़ कही है फवाद चौधरी साहब ने कि PDM मूवमेंट तो वैसे भी दम तोड़ रही है। आपको लग रहा है कि जो वक्त के साथ साथ इसमें ज़्यादा ताकत या मोमेंटम ज़्यादा बढ़ने के बजाय उल्टा उसका मोमेंटम में कमी आ रही है, कोई वीक पड़ रही है मूवमेंट? नहीं, मोमेंटम में थोड़ी सी इस जलसे से इस भीड़ से थोड़ी कम हुई होगी, मगर मेरे ख्याल में इस वक्त तो वो चाहते हैं, जो हो रहा है वही चाहते हैं। मगर मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता था, मैं आपसे ये कहना चाहता, अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती या नहीं करेगी तो अनएक्सेप्टेबल है पब्लिक को, मैं आपको बता रहा हूँ, अनएक्सेप्टेबल है पब्लिक को कि दे विल नॉट एक्ट। इफ दे कैन नॉट एक्ट तो हम उसका और इफ दे कैन नॉट एक्ट, अगर वो नहीं कर सकती तो आर्टिकल 245 है, बुलाओ फौज को। नहीं तो अगर तुम फौज को इन एड ऑफ सिविल पावर नहीं बुलाओगे और ऐसे जलते होते जाएंगे, पैंडेमिक में बढ़ता जाएगा, तो फिर आप देखेंगे वो खुद आएंगे, फिर आप ना चीखें, वो खुद आएंगे और उनको फिर फर्ज बनेगा उनका आने के लिए। फौज को अपनी आवाम के अगेंस्ट खड़े कर दिया जाए, ये लोग अक्सर इस चीज को भी कोई इतना अप्रिशिएट अगेंस्ट नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं भाई? यू आर प्लेइंग विद माय लाइफ, आप मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। यू आर स्प्रेडिंग अ वायरस। आपको अगर आपकी फैमिली मरती है, आप जाते हैं तो बेशक जाएं, मार दें अपनी फैमिली को, मगर ये कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपकी फैमिली मरेगी। एक आदमी गया था और 177 लोग बीमार हुए थे और 18 से 7 या 10, मैं अभी आया इस ट्वीट कि 7 या 10 मर गए थे। ये किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लेकिन बहरहाल बातचीत का ऑप्शन तो है ही है ना। चौधरी साहब से जरूर पूछें, लेकिन इसमें ये बात भी शामिल कर दें कि असल में ये जिम्मेदारी ज्यादा है हुकूमत पे आयद होती। उसकी बुनियादी वजह है कि जो हिलाली साहब बार बार चीख रहे हैं, कह रहे हैं, उनका बुनियादी मकसद ही ये है कि जनाब हुकूमत जो है वो सिर्फ बातें ना करे। सिर्फ ये कहने से, बड़ी माजरत के साथ फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त भी हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने ये कहा कि जी हुकूमत तो यही कर सकती है। मैं इससे एग्री नहीं हूँ। हुकूमत का सिर्फ ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती कि हुकूमत ने कह दिया जी बाज आ जाओ तो भाई हुकूमत
का काम होता है कि उस पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन चौधरी साहब, अगर आप यूज ऑफ फोर्स नहीं करना चाह रहे तो कम से कम बातचीत के जरिए तो समझाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में बात कहां तक आगे बढ़ी है? क्या कोई ऑपोजिशन से बैकडोर राब्ते इस वक्त हैं? कोई तीसरा फरीक है जो आप लोगों के साथ कोई मामला खत्म करवा दे ये सारा मसला क्राइसिस में? अभी तक अपोजिशन से कोई हमेशा सियासत में ओपनिंग होती है और उसमें जरूरी है कि वो बातचीत हो, मामला जो है वो हल होते हैं। हम तो हमेशा से तैयार हैं। पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सवाए इसके कि आप NRO मांगे, उसके अलावा हम हर बात के ऊपर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अगर अपोजिशन इसके ऊपर अपने केसेस को हटकर बाकी किसी भी मामले के ऊपर बातचीत करने के लिए हामी भरेगी तो यकीनन हुकूमत जो है वो एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम। अच्छा, चलें, ये आपकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर है। वी होप कि ऑपोजिशन भी रिस्पॉन्स हम ज़ाहिर करें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जलसे के हवाले से भी गुफ्तगू आपने सुनी, कोरोना के हवाले से भी, और इसके साथ साथ देखना ये कि आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी कामयाब होती है ऑपोजिशन की या फिर गवर्नमेंट की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कुछ तहरीके लिब्बैक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीके लिब्बैक पाकिस्तान की क़यादत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में इस जमात को बहुत ही मौसर और फ़ाल कर दिया। और उसको हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट में भी उन्होंने न सिर्फ एक कामयाब और बहुत ही भरपूर किस्म का धरना दिया, बल्कि इस गवर्नमेंट में भी उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया और हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात का बाइस भी बने। लेकिन बहरहाल यानी उनका जो एक स्ट्रीट पावर थी वो नज़र आई लोगों में और लोग उनको फॉलो करते हैं बड़ी तादाद में। बड़ी तेज़ी से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। लेकिन सवाल ये है कि उनकी वफ़ात के बाद क्या उनके जानशीं, जो कि उन्हीं के साहबजादे हैं, जो कि कम उम्र भी हैं, नौजवान भी हैं, साद रिजवी, क्या इसी तहरीके लिब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी तरह आगे बढ़ा सकेंगे या नहीं? सियासी जमात के तौर पर भी उसको कन्वर्ट कर सकेंगे या नहीं? और तीसरी बात ये कि जो एक जारहाना अंदाज हमने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का देखा, क्या उसी की लेगेसी लेकर चलेंगे या फिर कुछ डिफरेंस नज़र आएगा? इन हवालों से बात करेंगे। और हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, आपको क्या लग रहा है? हिलाल साहब, तहरीके लिब्बैक पाकिस्तान बड़े कम अरसे में बड़ी फॉलोइंग इसकी हमें नज़र आई। आपको लगता है ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला उनके जाने के बाद? मेरे ख्याल में उनका जो लड़का है वो इतना जवान है, वो सिर्फ 20 साल का है और उसको मेरे ख्याल में लीडरशिप मिल गया है। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है इनहेरिटेड है। ये तो मेरे ख्याल में वी आर अ कस्टम मेड कंट्री। बादशाहत के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी नॉन फैमिली मैटर है, लगता ये है कि वालिद साहब के बाद बेटा आ जाता है। तो ये इस वक्त जो बेटा आया, ये 20 साल का है, इसको क्या पता है भाई? इसकी ऑरेटरी का, ये उसके बाप के तरह उनको उसको बोलने का स्किल, लोगों को समझने का स्किल, किस टाइमिंग उसका, मेरे ख्याल में मैंने उसे सुना था, वो बड़ा स्किल्ड स्पीकर था, बड़ा ऑरेटर था एक लिहाज से। हाँ, ऑरेटरी उसका हमारे, इट मे नॉट बी टू आर लाइकिंग, मगर था वो बड़ा ऑरेटर, कैरिस्मेटिक था, फॉलोइंग थी। देखा आपने कितने लोग आए। तो ऐसे आदमी को सक्सीड करना, मगर एक चीज़ तो पता चल जाएगा, 2 चीज़ें जल्दी पता चल जाएंगे। नंबर 1, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें मैं तो हैरान हूँ, कहा गया है कि फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकालेंगे। क्या वो एग्रीमेंट पे अमल होगा? और मैं तो नहीं समझता हो सकता है। और अगर नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा? इस किस्म के क्राउड्स निकला सकता है, वो खुद कर सकता है। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है उसके पास, ऑरेटरी है, कैरिज्मा है, लीडरशिप है। मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है। तो मेरे ख्याल में जब तक इस टिल ही फाइंड्स हिज फीट, जब तक इसको पता ना चले क्या है, मेरे ख्याल में ये पार्टी जो है। चलिए, इसमें हिलाल साहब मैं 2-3 क्लैरिफिकेशंस जरा दे दूं। एक तो ये कि उनकी एज जो है वो तकरीबन, 1 सेकंड, मुझे कुछ 2-3 क्लैरिफिकेशंस दे देने चाहिए। 30 साल के करीब है। दूसरा, जो आपने मौरूसियत की बात की कि जो उनके खुद खादिम हुसैन रिजवी साहब है, मज़े की बात यह कि वो भी अपनी बहुत सारी तकारीर में इस बात की हमेशा मुखालफत करते नजर आए हैं कि जो हमारे यहाँ एक सियासी जमातों में भी सिस्टम है मौरूसियत का, तो वो खुद भी ये नहीं चाहते थे
कि उनकी जमात जो है उसमें ये सिलसिला चले। और जो बाइंडिंग के हवाले से आपने बात की सर, एग्रीमेंट में ऐसी बात नहीं हुई थी कि वो निकाल ही देंगे सफ़ीर को, इस पर मुशावरत थी पार्लियामेंट में और उस पर फिर हतमी फैसला होना था पार्लियामेंट के अंदर। तो अभी इस पे बहरहाल हुकूमत ने इम्प्लीमेंटेशन करना तो है, तो देखना ये है कि इसमें होता क्या। अब मैं ज़रा इमरान साहब की तरफ आ जाती हूँ कि उनका क्या ख्याल है कि ये जारहानापन, वो जो एक गुस्सा खादिम साहब का वो साद रिजवी में नजर आएगा। अच्छा जी, पहले मैं आपकी भी अब एक तस्दीक कर जी जरूर, आपने वो ये कि ये पहले ही ऑलरेडी सियासी जमात बन चुकी है और उनके मेंबर भी हैं 2 असम्बली के। ये प्रेशर ग्रुप के तौर पे शुरू हुई थी और उसके बाद सियासी जमात में कन्वर्ट हुई। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक में प्रेशर ग्रुप ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसलिए अब इनको उसी सूरत में अगर ये साथ रखते हैं कि इसको प्रेशर ग्रुप के तौर पे ही अपना इमेज कायम रखें तो फिर तो इसको चला लेंगे। अब दूसरी बात ये, हिलाली साहब के साथ अचानक से नहीं आ गए, साथ जो है पहले भी जमात के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे और सोशल मीडिया हेड के तौर पे भी ये मामलात को पहले से देख रहे थे। ये अगरचे हाँ जी, ये अगरचे जरूर है बात के साथ उस तरह से जो उनका एक मखसूस स्टाइल था खादिम हुसैन रिजवी साहब का, जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, वो मारदार वाला वो तो नहीं रखते। ये नरम रजे वाले इंसान है और शोला बयान मुकर्रर उस तरह से नहीं है। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि वो अपने वालिद जो कि नामूसे रसालत के सिपह सलार के तौर पे जिन्होंने अपने आप को मनवाया खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, क्या ये उनके मिशन को किस तरह से लेके चलते हैं, क्या उनके प्रॉपर जानशीन साबित होंगे। और ये आपको मैं बात बता दूं कि यहाँ इस मुल्क में जब उन्होंने भी, रिजवी साहब ने भी, इनके वालिद साहब ने भी लोगों को इकट्ठा किया था, तो रिजवी साहब के नाम को तो शायद कोई भी नहीं था जानता, वो सब नामूसे रसालत के नाम पे इकट्ठे हुए थे। अब ये भी अगर ये अब इस अलम को लेके चल पड़े और उन्होंने ये साबित कर दिया तो उस नारे भी लोग निकलेंगे। इसलिए मैं, लेकिन इमरान साहब ये भी तो फर्क होता है ना कि हर बात करने वाले का अंदाज या उसकी तासीर कैसी है। देखिए नामूसे रसालत का नारा तो आप भी लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगी, लेकिन हमारे क्या उतने फॉलोअर्स हो सकते हैं जैसे उनके, कि आप में वो पुरकशिश चीज है कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, वो लेगेसी। आपको इसके लिए सिर्फ 2.5 से 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, सिर्फ 2.5 से 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उस एग्रीमेंट जिसका जिक्र अभी हिलाली साहब कर रहे थे, और हिलाली साहब एक सेकंड, अगर उस फरवरी के मिड तक वो उस एग्रीमेंट पे अमल नहीं होता और अगर साथ ने उसी तरह से धरना दे दिया और लोग इकट्ठे कर ले और अपने मौकफ से उस तरह से पीछे ना हटे, तो फिर तो वो भी अपना, यानी उनकी भी कायदाना सलाहियतों का ये इम्तिहान होगा। जी हिलाली साहब आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर। देखिए 2 एग्जाम्पल्स देख लें, बीबी के बाद बिलावल आया कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ईदी के बाद उसका बेटा आया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर इधर मैं समझता हूँ उतना ही शायद फ़र्क है इस वक्त, मगर वी हैव टू वेट। मैं नहीं कह सकता है इसलिए कि मैं जानता नहीं हूँ इतना, इसके बारे में तो मैं आई हर्ड नथिंग, मगर देखें क्या होता है। मगर फर्क जरूर आता है और बड़ा मूवमेंट को बड़ा असर होता है। हिलाली साहब आता है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि भुट्टो के बाद बीबी भी आई थी। नहीं बिल्कुल सही है, हाँ जी, बिल्कुल सही आई थी, हाँ और मैं ये कह रहा हूँ टाइम लगेगा, शायद बिलावल भी अच्छा लीडर निकल आया 5, 7, 10 साल में, मगर ये तो आप महीनों की बात कर रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ महीनों में उनका पहला टेस्ट केस है, आपको पता चल जाएगा, हम सबको पता चल जाएगा, ठीक है, कि उसमें किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आगे मजबूत होती है या फिर कमजोर पड़ जाती है, वक्त बता देगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं इमरान खान के दौरा अफगानिस्तान की। कल हमने कुछ और एंगल से बात की थी कि वो सस्ता दौरा था, लेकिन क्या उससे जो हासिल हुआ है उसमें भी वो सस्ता था या फिर एक कामयाब दौरा था? एक ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर का मनसब संभालने के बाद अफगानिस्तान का पहला बाज़ाब्ता सरकारी दौरा किया और इस सरकारी दौरे के बाद वो बड़े पुरुमीद नज़र आए और उन्होंने कहा कि बहुत सारी सूरत हाल में बेहतरी आई है,
बहुत कुछ उन्होंने गेन किया इस दौरे से। इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उधर अमेरिका में हमने देखा है कि गवर्नमेंट चेंज हुई है और इधर हम देख रहे हैं कि इंडिया के साथ भी जो चाइना के मामलात रहे उसके बाद इंडिया भी काफ़ी शिकस्त खुर्दा सा है। तो इस सारी सूरत हाल में कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा जानने की कोशिश करते हैं। हिलाल साहब, क्या गेन किया वज़ीर आज़म ने और टाइमिंग अच्छी रही? भाई मुझे तो समझ नहीं आई इनको जाने की क्या ज़रूरत थी इस वक्त। पहले तो बाइडन को अभी तक टेक ओवर नहीं किया है और बाइडन और ट्रंप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका एटीट्यूड, ये जो ट्रंप और तालिबान की एग्रीमेंट हुई है, पता नहीं क्या एटीट्यूड होगा, या उसने उनको बता दिया कुछ, अगर बताया तो हमें तो नहीं पता। तो मैं सोच रहा था कि अभी 1-2 महीने के बाद वो बाइडन आ रहा है तो उस वक्त तक ठहर जाते, अगर आप 2.5 साल ठहर गए। दूसरी बात यह है कि काबुल ने आपके लिए किया क्या है भाई? आप जा रहे हैं उनको, आप खुले दिल से जाते हैं, हाथ फैला के जाते हैं, और आप जब उधर जाते हैं तो पता चलता है कि हिंदुस्तानी कॉन्सुलेट, NDS और रॉ मिल के घोंसला बनाया हुआ है जासूसों का। आप जाते हैं उधर और देखते हैं कि TTP अफ़गानिस्तान से अटैक कर रहा है, प्लान कर रहा है, BLA भी अटैक कर रहा है, बलूचिस्तान से, अफ़गानिस्तान से अटैक कर रहा है। इनको पता है, अमेरिकनों को भी पता है, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। अफ़गान की जो फौज है, उनकी जो सिपाही हैं, आके फेंस में आके नहीं भाई, क्या गए हुए हैं, ये रुक गया है क्या? 2 दिन बाद फिर अटैक आ गया वजीरिस्तान में। देखिए, समझिए आप बातें, ये ऐसा नहीं होता है। और मेरे ख्याल में कि जब आप जाते हैं कि एजेंडा के साथ जाना चाहिए। क्या आप, चलो ये सब बातें छोड़ दें, क्या आपने ट्रेड का कुछ फैसला किया है, कुछ कम्युनिकेशंस का कुछ फैसला किया है? एक दिन में आप जाके आ गए हैं, तो आई डोंट अंडरस्टैंड क्या है। गुडविल ट्रिप तो हो नहीं सकता ना। अगर गुडविल था तो ये सब चीज़ें नहीं होते। और उनके आने के बाद एक हमारा जवान सदाम, उसका नाम था, मारे गया है और 2-3 जख्मी भी हुए हैं। तो देखिए, लेकिन इमरान साहब, यही मसले हल करने हैं, बातचीत से ही होंगे ना, इसीलिए तो दौरे किए जाते हैं। एक दौरे से तो कुछ होता भी नहीं है। जाहिर है कंटिन्यूसली दौरे करेंगे तो अफगानिस्तान को अपने करीब लाने की कोशिश की जा सकती है। समीना, 2 ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो वफादात और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला ये है कि यहाँ सिर्फ एक तरफ से ही मुफाद है, दूसरी तरफ से जफा ही जफा है। हम वफा करते जा रहे हैं, वो जफा करते जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने और DG ISPR ने सबूतों के साथ ये पेश कर दिया कि जनाब ये हैं सबूत, और पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी की, उसमें इंडिया अफगानिस्तान के ज़रिए से ये करवा रहा है। अगले दिन उन्होंने वहाँ से उसकी क्लैरिफिकेशन जारी कर दी कि नहीं जी ऐसा नहीं है, उसको हम रद्द करते हैं पाकिस्तानी इल्ज़ामात को। यानी वो सोचने के लिए, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पे इंडिया जो है, उनका सारा झुकाव ही हमारे असली दुश्मन इंडिया की तरफ है। अब आप ये देखें कि आपने कितने 40 साल हो गए हैं, महाजरीन हैं जो उनका, आपने लाखों महाजरीन का यहाँ पे बोझ उठाया हुआ है, उनको संभाला हुआ है। आपकी यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, पता चलता है आटा क्यों कम हो गया जी, वो अफगानिस्तान स्मगल हो गया, फलां चीज़ क्यों कम हो गई जी, वो अफगानिस्तान स्मगल हो गई। यानी आप तो वैसे अपने लोगों का भी कसूर है। नहीं मकसद ये है कि उनकी वजह से आपको 100 तकलीफें हैं, लेकिन बजाय ये कि वो आपका एहसान माने, आपके एहसान, आपसे तालिबान के साथ मुज़ाकरा तो होते नहीं, उस वक्त आपको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये एक डेवलपमेंट तो है कि अब ये अनाउंसमेंट है कुछ के बहुत कम तादाद कर दी जाएगी जनवरी में अमेरिका की फौजियों। ये जो बाइडन जो आ जाएंगे, जब संभाल लेंगे अपना मनसब, उसके बाद अब पता चलेगा कि आइंदा क्या होगा। लेकिन मेरे नज़दीक ये वाला इमरान खान साहब का दौरा इस वक्त ना तो उसकी टाइमिंग थी, ना उस तरह से जरूरत थी। वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमारा वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।